मैंने सेक्स क्राइम सर्वाइव किया है, लेकिन एक सर्वाइवर होने के नाते, और सर्वाइवर ही नहीं, एक एक्टिविस्ट होने के नाते जिसने थोड़ी दुनिया देखी है, जैसे मैंने जेलवास देखा है, मैं बहुत दिन जेल में भी रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रोसेसेस ऐसे हैं जो आपके गौरव को कम करता है। मेरी संस्था के आधे जो स्टाफ हैं वो सर्वाइवर्स हैं। इट्स अ सर्वाइवर लेड संस्था। सर्वाइवर्स मेरे संस्था को चलाने वाली लड़कियां हैं। मेरे 200 स्टाफ हैं, उसमें से 100 सर्वाइवल लीडर्स हैं। देश भर में जितने भी कलामिटीज़ होते हैं, नेचुरल कलामिटीज़ होते हैं, मेरे बच्चे सबसे आगे खड़े होते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ आई, मेरे पूरे बच्चे बैग वैग पकड़ के खड़े थे जिस दिन मैं पहुंची वहाँ पर, कि मैडम सब बच्चों का किताब पानी में बह गया होगा। तो हमने अपने अपने किताबों से हमने 2-2 किताब निकाल ली हैं और ये पूरा किताब बना है। क्या आप इसे उत्तराखंड भेज सकते? जितनी मेरे को बाहर के समाज की मानसिकता को तोड़ना है, मुझे इसके अंदर की मानसिकता को भी तोड़ना है। इस देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर किसी को अपने हिस्से की जंग लड़नी होती है। कुछ लोग जंग लड़ते हैं खुद के लिए और कुछ लोग जंग लड़ते हैं दूसरों के लिए। हम और आप जब इस वीडियो के जरिए एक दूसरे से मुखातिब हैं तो भी वो जंग चल रही है। कुछ लोग देश बचाने की जंग लड़ रहे होंगे, कुछ लोग अपना पेट बचाने की जंग लड़ रहे होंगे, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बचाने की जंग लड़ रहे होंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी लड़ाका मौजूद है जिन्होंने अपनी लड़ाई तो लड़ी ही लड़ी, दूसरों की लड़ाइयाँ भी खूब लड़ी, और उनकी लड़ाइयाँ लड़ी जो कभी अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकते थे या अपनी लड़ाई में कमज़ोर हो रहे थे। और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हार का मतलब उस दलदल की ओर चले जाना है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। ये लड़ाई थी उन बच्चों को, उन बच्चियों को उस दलदल से निकालने की जिसे हम हिंदी में वेश्यावृत्ति कहते हैं और अंग्रेजी में प्रोस्टिट्यूशन। वहाँ जाने का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ सेक्स स्लेव बनकर रह जाते हैं, एक सामान बनकर रह जाते हैं। लेकिन सुनीता कृष्णन ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी तो लड़ाई लड़ी ही लड़ी, प्रज्वला के जरिए उन्होंने उन बच्चों की और उन बच्चियों की भी लड़ाई लड़ी, और उस पूरी लड़ाई की एक मुकम्मल कहानी एक किताब के तौर पर हमारे सामने है जिसका नाम है आई एम व्हाट आई एम, जिसको लिखा है सुनीता कृष्णन ने। सर्वाइवर, फाइटर और क्रूसेडर, और इस काम के लिए उन्हें इस देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिल चुका है। तो थैंक यू मैम वक्त देने के लिए, और थैंक यू ये किताब लिखने के लिए, और एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जिस पर बात तो सब करते हैं, हम बात करके उस बात को दफन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने वो सारी बातें खुल करके लिखी, वो भी जो आपके साथ हुआ और वो भी जो हर रोज़ उन बच्चों के साथ, उन बच्चियों के साथ होता है। कैसे शुरू हुआ ये सब? चूँकि ये किताब है, इसमें आपकी पूरी कहानी है, उस कहानी को मैं पढ़ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि दर्शक भी दर्शक एक पाठक के तौर पर इस किताब को पढ़े तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उस कहानी को बताएं। मेरी कहानी को या किताब मैंने कैसे लिखी उस कहानी को? दोनों कहानियाँ मतलब इतनी इंटेंस हैं कि वो कहते हुए भी मतलब रोए खड़े हो जाते हैं कि आपके साथ जो हुआ, आप खुद एक सर्वाइवर रहीं, और इसी से शुरू करते हैं। आप खुद एक सर्वाइवर रहीं, आपने इस किताब में भी जिक्र किया है कि जब भी आपसे किसी इस तरीके के क्राइम पे संपर्क किया जाता था तो आपको एक विक्टिम के तौर पर देखा जाता था, और आपने उसका काउंटर किया है कि मैं विक्टिम नहीं, मैं सर्वाइवर हूँ, मेरे साथ जो हुआ ठीक है हुआ, मैं उससे लड़ी, मैं उससे बाहर निकली, और अब मैं जो हूँ उसके सामने हूँ। यही ये किताब की पूरी थीम भी है। ये भी है किताब की थीम, क्योंकि किताब की शुरुआत तो मेरी अपनी ज़िंदगी से शुरू होती है, जहाँ पर मेरे साथ हादसा हुआ था। उसे हादसा कहें या वाक़या कहें, या हमारी मर्ज़ी पे है, मैं उसे एक वाक़या कहूँगी, जहाँ पे एक सामूहिक रूप से मेरा बलात्कार हुआ था। 8 लोगों ने मेरा बलात्कार किया 15 साल की उम्र में। उस उम्र में मैंने 2 बहुत इम्पॉर्टेंट कदम उठाए और मैंने फ़ैसले किए अपनी ज़िंदगी के बारे में। एक, मैं एक बाधित नहीं हूँ, मैं एक सर्वाइवर हूँ। यानी मुझे आपके क्या बोलते हैं, सिंपैथी या आपकी दया नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने आप से इससे बाहर आ सकती हूँ।
ये मैंने पहला फैसला अपने आप से किया और दुनिया के साथ किया। और दूसरा मैंने ये फैसला किया कि इस तरह जो बाधित हैं लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी 15 हिंदी तारीख के लिए की उम्र ज्यादा से अच्छा शब्द होगा पीड़ित, उसमें जो इससे पीड़ित, हैं। हाँ, तो पीड़ित महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, तो उनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी अब रखती हूँ। अगले मतलब 15 साल के बाद जितनी भी मेरी सांसें हैं आगे की, वो उनके लिए मैं लगाती हूँ। पर उस फैसले के को मुझे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे समाज में कुछ तरह के कुकर्म जो होते हैं उसे हम बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं। और वेश्यावृत्ति एक ऐसा कुकर्म है जहाँ पे बहुत सारी पीड़ित महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ हर दिन बलात्कार होता है। तो एक बलात्कार या 2 बलात्कार यहाँ अलग अलग तरह से जो होते हैं समाज में। एक और जगह है समाज के अंदर ही जो मतलब सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड फॉर्म, कि हमने यहाँ सोच लिया कि भाई ये होना ही है। हाँ, और इसके बिना तो समाज रह ही नहीं सकता है, और इसके बिना शायद समाज पूरा बिखर जाएगा, मतलब पूरा बर्बाद हो जाएगा, शायद पूरे आदमी रोड में आके सब लड़कियों का बलात्कार करेंगे। तो इस तरह की एक सामाजिक सोच बन गई है कि हमें ज़रूरत है कि कुछ एक बच्चों की, कुछ एक लड़कियों की, कुछ एक महिलाओं का बलात्कार हो, जिससे कि हमारी बेटियां बच के रहें। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैम ना कि 2012 में आपको याद होगा जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के बाद चूंकि मेरी जर्नलिज्म की नई नई शुरुआत थी और मैं जयपुर में अखबार में काम कर रहा था, जब ये कांड हुआ तो पूरा देश हिला था। चूंकि जो निर्भया है वो मेरे गांव के बगल की लड़की है, तो मैं जानता हूँ कि वो कहाँ की है, क्या है। उसके पिता, मेरे पिता बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। लेकिन उस कांड के बाद ना एक नई बहस शुरू हुई थी, और गाँव में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं खास तौर से, उनके बीच एक ये बात हो रही थी कि वेश्यावृत्ति ज़रूरी है। अगर ये उपलब्ध होता आसानी से, जिसको कहें कि सेक्स अगर आसानी से उपलब्ध होता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। लेकिन उनकी आसानी से सेक्स उपलब्धता के लिए कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको उस दलदल में जाना पड़ेगा। 2 चीज़ें हैं। ये जो वारदात 2012 में हुआ, दिल्ली में हुआ। दिल्ली में जीबी रोड है, ठीक है। दिल्ली का चप्पा चप्पे में अलग अलग तरह से वेश्यावृत्ति चलती है, ठीक है। साउथ दिल्ली में फ्लैट्स में चलती है, तो यहाँ पे किसी की कमी नहीं है। फिर भी निर्भया हुआ और फिर भी बहुत सारे बच्चों की ये हो रही है, तो इसको कोरिलेट करना बहुत ही गलत है मेरा ख्याल है। और उससे ज़्यादा गलत है कि पीड़ित महिला है या बच्ची को जीवितांत उसके फोरहेड में एक मुद्रा छाप देना कि भैया तुम्हारे साथ ये हुआ, ठीक है। और ये जो सोच है कि जो पीड़ित है उसे हम अलग से देखें, उसके ऊपर एक मुद्रा डाल दें, या उसे हम धीरे धीरे समाज से बहिष्कृत करें, अपनी सोच से बहिष्कृत करें। तो एक तो उसके साथ जो हुआ है वो तो होना ही है, उसका है ही, उसकी गलती है, ठीक है। अब फिर अलग अलग तरीक़ों से हम इमोशनली, फिजिकली और अपने तरीक़ों से हर रोज टॉर्चर करते हैं, और सब करते हैं, और सबसे ज़्यादा मीडिया करती है, मतलब। और मीडिया में कौन है? हम ही लोग हैं ना, जो जाके बैठे हैं, तो हमारी सोच वहाँ पे भी बैठी हुई है। तो ये एक सोच और विचारधारा से जो मेरी मुठभेड़ हुई, उसके साथ मुझे समझ आया कि इस मुठभेड़ के साथ अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे प्रूव करना है कि ये सब जो बातें बोल रहे हैं वो गलत है। और वो मैं तभी मैं प्रूव कर सकती हूँ कि जब मैं इन महिलाओं को या इन बच्चियों को इस दलदल से बाहर निकालूं। क्योंकि एक और समझ क्या है लोगों की कि अगर कोई इस दलदल में फंस गया तो वो वापस आना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो चाहते हैं कि हम वहीं पे टिके रहें, हम उस दलदल के ही बाग बन जाएं, या हम उसी कीचड़ के कमल बनते बैठें, ठीक है। तो इस तरह की भी एक सोच है। तो इन सब सोचों को अगर मैंने कन्फ्रंट करना है, इसके साथ एक जंग छेड़नी है, तो मुझे नई विचारधारा को एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे एक प्रूफ देना पड़ेगा, यानी वो पहले मुझे बनाना पड़ेगा। तो उस तरह की एक सोच से मेरी संस्था का उत्पन्न हुआ
प्रज्वला, जिसे मैं एक एक क्या बोलते हैं, एक लेबोरेटरी कहती हूँ, हिंदी में लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। मैं दक्षिण भारत से हूँ, तो मेरी हिंदी सही है, लेकिन बहुत जगह जगह अटक सकती है। और इस प्रयोगशाला में मैं हर दिन प्रयोग करती हूँ, उस अलग अलग तरीकों से कैसे इसको ब्रेक किया जाए, उस मानसिकता के साथ प्रयोग, उस मानसिकता को, उस सामाजिकी के साथ प्रयोग, हर चीज को। क्योंकि यहाँ पे जब हम प्रयोग की बात कर रहे हैं, हमें ये भी समझना है कि पीड़ित भी ये सब मानती है, क्योंकि पीड़ित भी इसी समाज की एक ये है। अगर एक बच्ची है जिसके साथ 15 या 20 बार या 50 बार बलात्कार हो चुका है एक वेश्यालय में, वो खुद समझने लगती है कि मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, और खुद सोचने लगती है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी यही है, मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है। और एक ऐसा मौका भी आ जाता है, या एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है जहाँ पे बच्ची ये सोचने लगती है कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा वजूद है, और इसी में मैं टिकी रहूं। तो जितनी मेरे को बाहर के समाज की मानसिकता को तोड़ना है, मुझे इसके अंदर की मानसिकता को भी तोड़ना है। उसको भी तो भरोसे में लेना पड़ेगा, उसको भी भरोसे में लाना है। क्योंकि जब मैं ऐसी एक बच्ची को बाहर निकालती हूँ, तो सबसे पहले मेरी मुठभेड़ होती है उसके हॉस्टिलिटी से। वो कहती है कि मुझे मत निकालो, आप क्यों मुझे उठा रहे बाहर, क्योंकि उसे ये भरोसा ही नहीं होता है कि आप सक्सेसफुली उसको निकाल पाएंगी। एक दूसरा, जो अपराधीगण इन सब चीज़ों को, क्योंकि वेश्यालय एक वेश्यालय नहीं है, आपने एक सामाजिक सोच की बात की, लेकिन सामाजिक सोच एक आर्थिक सोच के पीछे भी है। इसमें एक बहुत बड़ा अपराधी समूह है। दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब क्रिमिनल एंटरप्राइज, मतलब इतना बड़ा संगठित गिरोह में चलने वाला अपराध है ये। और इसके अपराधीगण भी चाहते हैं कि ये बहन जी कभी बाहर ना आए, तो उसे बार बार सिखाया जाता है, देखो तुम बाहर आओगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम एक्सपोज हो जाओगे, तुम्हें लोग पहचान लेंगे, तुम्हें कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और तुम्हें अगर कोई सो कॉल्ड स्वच्छंद सेवा संस्थाएं वो आके तुम्हें बाहर निकालेंगे, तो तुम्हें जेल में बंदी करके रखेंगे, उनके होम्स में लगा देंगे अंदर, फिर बाहर की दुनिया तुम देख नहीं पाओगे। उनका डर भी तो जायज है ना। जैसे हमने बिहार में ये मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाला जो कांड देखा, जी, और मुजफ्फरनगर का ही नहीं, मुजफ्फरपुर है वो बिहार वाला, मुजफ्फरपुर का ही नहीं, कई प्रांतों में इस तरह के ये हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब होम ऐसे हैं। कई जो अपराधी होते हैं वो यही ताड़ में रहते हैं कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान कहाँ मिलेगा। अगर आप अनाथ हैं, आपको समाज में किसी ने अपनाया नहीं है, तो आपको एक होम में रहना पड़ता है, तो आप वैसे ही बलहीन हो गए हो, ठीक है। अब उसका फ़ायदा उठाने के लिए अपराधीगण वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। तो हर सिस्टम में, जैसे अस्पतालों में कोई डॉक्टर पहुँच जाता है जो ऑर्गन ट्रेड करना शुरू करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब हॉस्पिटल नहीं। पर ये समझना ज़रूरी है कि जब हम वेश्यावृत्ति को एक मानव दुर्व्यापार का नाम देते हैं, इस दुर्व्यापार को करने वाला जो अपराधी है, औरत है, आदमी है, जो भी है, वो भी ताक में है कहाँ कहाँ मुझे मिलेंगे पोटेंशियल विक्टिम्स, कहाँ किसको मैं अपने चपेट में ला सकती हूँ। तो गाँवों में, शहरों में करने के अलावा होम्स भी एक जगह है जहाँ पे सबसे बलहीन स्त्रियाँ रहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे देश भर में कई प्रांतों से कई बार आपको समझ आएगा कि गवर्नमेंट के जो होम्स है, स्पेशली जो कोई NGO चला रहा है, जहाँ पे सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती है, सही तरह से देखा नहीं जाता है कि क्या चल क्या रहा है अंदर, ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकते हैं। स्पेशली इसीलिए सरकार को जहाँ पे सबसे ज़्यादा बलहीन इंसान रहते हैं, वो बच्चों का होम हो सकता है, औरतों का होम हो सकता है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सही लोग नहीं आए तो एक अपराधी बहुत कुछ कर सकता है। वेश्यावृत्ति तो एक आइटम है, उनका व्यापार हो सकता है, ऑर्गन ट्रेड के लिए, भीख मंगी के लिए किया जा सकता है, कई चीज़ों के लिए किया जा सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो अपराधी चलाते हैं वो इसी तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं, और एक ही बने एक जगह पे मिल गया तो बस आराम से उठा ली, ठीक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहने की बात ये है,
ये होम चला रहे हैं, यहाँ पे ये कांड हुआ, मेरे लिए आश्चर्य नहीं है। मेरे लिए दुख की बात यह है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार क्यों नहीं सही तरीके से इन सब होम्स को जांच करने में और उनको मॉनिटर करने में अपना टाइम बिताती है। कितना मॉनिटरिंग सिस्टम रख रहे हो आप, किसी को लाइसेंस दे रहे हो होम चलाने के लिए, तो क्या व्यवस्था की है कि इस होम में रहने वाले जो अंतेवासी हैं उनकी सही सुरक्षा हो रही है, सही तरह से उन्हें रिहैबिलिटेशन या पुनरावास की योजनाएं उनके पास पहुंच रही हैं। मैं इसलिए बस मुजफ्फरपुर का नाम मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आप भी एक बड़ी संस्था चलाती हैं, हर साल रिहैबिलिटेट करती हैं लोगों को, हर साल बच्चों को बचाती हैं, उस पूरी मानसिकता से मुठभेड़ हर रोज करती हैं जो इस समाज में फैली हुई है। कैसे आप खुद को उसमें इंगेज कर पाती हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति हमारे साथ ना हो, हमारे लोगों के साथ ना हो, हमारे होम्स हमारे आपके होम्स में ना हो, आप जिन बच्चों को बचा करके लाई हैं। मैं इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझना चाहता हूँ प्रज्वला की। आप एक बच्ची को बचाती हैं और फिर आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं? तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, मैंने एक स्टेप बैक जाऊंगी, क्योंकि हमको एक बच्ची के इनका इंफॉर्मेशन मिलता है, कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है, तो सूचना का हम जिस तरह से उसको पता लगाएंगे कि सूचना सही है कि नहीं है, वो अलग प्रोसेस। पर उसके बाद से जहाँ से बचाने का पॉइंट आता है, मतलब जहाँ से आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये विक्टिम है, तो वहाँ से पुलिस का प्रवेश शुरू हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि एक स्वयं स्वच्छंद संस्था इतने तक ही कर सकती है, इसके बाद पुलिस को साथ लेके जाना है। तो एक पुलिस बचाने का काम कर रही है, मेरा काम पुलिस के साथ जुड़ के काम करना है कि आप पुलिस हैं, आप अपराधियों को पकड़ेंगे उस जगह पे, और मैं बच्चियों को अपने साथ मैं तब भी नहीं ला सकती हूँ। तो पुलिस को अपने जो प्रणाली के अनुसार जो उन्हें रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब करते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट करने के बाद उन्हें इन बच्चियों का मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, नेक्स्ट प्रोसेस। उसके बाद उन्हें बाकायदा कोर्ट के सामने पेश करना है। तो कोर्ट फैसला लेती है कि कहाँ जाएगी ये बच्ची। तो शायद मैं उनके साथ हूँ, लेकिन कोर्ट ने, ऐसे भी हुए हैं एक दो बार जहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपके होम में नहीं भेजेंगे, किसी और होम में भेजेंगे। ठीक है, तो ये कोर्ट का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। ठीक है, मेरा फैसला बस सूचना लेके आना, उसके बाद जितनी प्रक्रिया हुई है वो एक लीगल प्रोसेस है, यानी लाना या छोड़ना मेरा काम नहीं है। ठीक है, पर अगर मेरे हाथ में सुपुर्द किया जाता है इस अमानत को, तो इसकी ज़िंदगी को बचाना या इसकी ज़िंदगी को आशा की किरण की तरफ बढ़ाना, ये मेरा काम है। हमारे होम में जिस तरह से हम काम करते हैं, एक हमारी जो एज अ सर्वाइवर, मैं वेश्यावृत्ति का मैंने सर्वाइव नहीं किया, लेकिन मैंने सेक्स क्राइम सर्वाइव किया है। लेकिन एक सर्वाइवर होने के नाते, और सर्वाइवर ही नहीं, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, जिसने थोड़ी दुनिया देखी है, जैसे मैंने जेलवास देखा है, मैं बहुत दिन जेल में भी रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रोसेसेस ऐसे हैं जो आपके गौरव को कम करता है, आपको एक भिखारी जैसा महसूस कराता है, आपके अंदर का जो आत्माभिमान है उसको ठेस पहुंचाता है। ठीक है, तो हमारे होम को हम इस तरह से चलाते हैं, कोई भी टाइम पे आ जाए, आप आ जाएं या कोई विक्टिम आ जाए, रात के 2 बजे आए या 3 बजे आए, एक आरती के साथ पूरे शानो शौकत से स्वागत किया जाता है। उसके बाद से एक एक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं, अभी जैसे आते हैं उनका एक पूरा वेलकम किट दिया जाता है, जहाँ पे अच्छा महसूस हो, कोई पुरानी चीजें नहीं देते हैं, बेडशीट से लेकर चप्पल से लेकर सब कुछ नया, पहली बार जो तुमको मिलता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ना, सोप है, सैनिटरी नैपकिन है, मतलब किसी के साथ हाथ नहीं फैलाना। वहाँ से एक प्रक्रिया शुरू होती है, और आपको याद रखना है कि हमारी प्रक्रिया ऐसे माहौल में शुरू हो रही है जहाँ पे ये इंसान नहीं चाहती कि हमारे साथ रहें, तो हर कदम में वो लड़ रही है मेरे साथ कि नहीं रहूँगी, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, और उसमें हम प्यार से उसके साथ ये कर रहे हैं। बहुत टाइम लगता है, ठीक है, उसको एक ट्रैक में लाने के लिए, क्योंकि शायद वो अल्कोहलिक होंगी, मद्यपानी होंगी, शायद वो ड्रग एडिक्ट होंगे, लगभग 80% से ज़्यादा अल्कोहल से, क्योंकि उस पेन को सहने के लिए वो सहने के लिए उनको करना ही पड़ता है। तो ये सब मेडिकल इश्यूज़ हैं, यानी इन्हें बाकायदा एक डॉक्टर की ज़रूरत है, बाकायदा दवाइयों की ज़रूरत है, और उन्हें ज़रूरत है
टोटल ट्रीटमेंट की। तो वो सब करते 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 हम लोग हर स्टेप में इन्हें धीरे धीरे एक कि तुम्हारी भी ज़िंदगी अपनी बन सकती है। इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हर स्टेप में सर्वाइवर लीडर्स सामने हैं। तो मैं खड़ी नहीं हूँ सामने, जो मेरे बच्चियाँ जो इस पूरे यातना की यात्रा को सह के बाहर आई हुई हैं, ये मेरी लीडर्स और ये लीड कर रही हैं इस प्रोसेस को। उनको सामने दिखाया जाए, देखो तुम्हारी तरह ये भी थी, इसने नहीं, सब वो कुछ लड़के हम नहीं हासिल दिखाते कर लिया, हैं, वो खुद ही महसूस कर लेती हैं। हम कहीं सामने नहीं आते, वो लड़कियां ही इनकी, क्योंकि मेरी संस्था के आधे जो स्टाफ हैं वो सर्वाइवर्स हैं। इट्स अ सर्वाइवर लेड संस्था। मतलब हम लोग सर्वाइवर एक हमारे लिए अंगूठा छाप नहीं है कि हम किसी को मीटिंग के सामने दिखा देंगे वो 4 सर्वाइवर्स मेरे संस्था को चलाने वाली लड़कियां हैं। मेरे 200 स्टाफ हैं, उसमें से 100 सर्वाइवल लीडर्स हैं। तो वो मेरे स्टाफ हैं, आगे खड़े होकर इन्हें रिसीव कर रहे हैं, उन्हें लेके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उनको बताते कि हम भी ऐसे आए थे और यहाँ से गए। तो इन सर्वाइवर्स के को स्टाफ बना के, उन्हें लीडर्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कहीं पे हमारी तरफ से कोई छूट होती है या कहीं हमारी तरफ से कोई कमी होती है, तो वो इमीडिएटली भाप जाती है और कहते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे याद है एक लड़की जब आई थी, उसने पता नहीं क्या कहा, इस लड़की ने इमीडिएटली, हमारे पास एक व्यवस्था ये है कि हर सैटरडे हम लोग रिव्यू करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसने कहा कि मैडम हम लोग जो उस समय में, ये 15-20 साल पहले की कहानी है, उसने कहा कि मैम हम लोग खाना सही नहीं देते हैं। तो मैं चकरा गई। मैंने कहा क्या सही नहीं देते? क्योंकि आप ही बनाते हो मेनू, आप ही लड़कियां बनाती हो मेनू, खाने का क्या डालना है क्या नहीं डालना है, खाने का जो क्वालिटी है सब कुछ आप ही चेक करते हो, कहाँ कमी रह गई है? तो उसने कहा कि नहीं मैम आप सही तो कह रहे हो कि खाना तो हम ही देते हैं, लेकिन हम लोग जैसे परोसते हैं लोगों को। तो मैंने कहा उसमें प्रॉब्लम क्या है? बोली नहीं, एक लड़की ने कहा कि क्या है, मुझे क्या प्लेट लेके सबके सामने खड़ा रहना पड़ेगा? ठीक है, ये छोटी सी बात थी। इमीडिएटली हमें लगा कि तो फिर हमने लड़कियों के साथ मीटिंग की, कहा कि क्या चाहिए, है ना, कि आपको ज़्यादा कुछ मत दो, थोड़ा भी दो चलेगा, आप इतनी सारी चीज़ें रख देते हो, पर हम लोग अपने से निकाल के खा लेंगे। और तब हमारी एक नई प्रथा बनी डाइनिंग हॉल की। मतलब हर प्रथा के पीछे एक कहानी है, जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़कियाँ बैठती हैं, और हमने कहा कि थोड़ा पैसा खर्च कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, उतने बर्तन खरीद लेते हैं कि 10-10 बर्तन के सेट बना लिए। तो लड़कियां छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे एक फैमिली ग्रुप बनता है, डाइनिंग टेबल पे जैसे खाना निकाला जाता है कैसरोल में, वैसे निकाल के रख दिया, खाओ, जिसको जितना खा खाना लिया, निकाल ले, वो जगह साफ किया, बचा लिया, चले गए। तो ऐसे छोटे छोटे प्रथाओं से ये संस्था बनी है, और आज एक ऐसी संस्था है जहाँ पे लड़कियां जब जाती हैं रोते हुए जाती हैं कि हम बाहर की दुनिया में हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या, यहाँ पे हमको इतना यहाँ पे प्यार मोहब्बत दिया, हम क्या बाहर सर्वाइव कर पाएंगे। ये एक तरफा है, ठीक है। इसी चीज़ को कई लोग अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि भैया इसको क्या है, कोटा जैसा बना लिया, लड़कियां सब अंदर हैं, अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता। मेरा कोई टूरिज़्म का जगह तो है नहीं जो मैं भैया चार मीनार है आ जाओ, भाई इंडिया गेट है आ जाओ देखने, ऐसा थोड़ी है जगह। तो एक इस तरह के काम को करने के लिए एक संवेदनशीलता की ज़रूरत ही है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके हर प्रोसेस में एक समानुभूति, यहाँ पे सहानुभूति की किसी को ज़रूरत नहीं है, एक समानुभूति कि अगर मैं उस पोजीशन में होती तो मुझे क्या लगता था। क्योंकि कई लोग मेरे से काफ़ी खफा रहते हैं कि क्या है, हम अपने कपड़ों देना चाहते हैं, आप क्यों नहीं लेना चाहते? मैं लेती नहीं कि मुझे नहीं चाहिए मेरे बच्चों को। मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ, मैं तुमको 3 या 4 कपड़े दे सकती हूँ, लेकिन वो नहीं होंगे। और यही है मेरी इतनी परिमिति के अंदर, मेरी कैपेसिटी में ये है, मैं इतना कर सकती हूँ, एंड मेरे बच्चों को दैट इज़ फाइन, और उसमें कोई आज तक किसी बच्चे ने कहा कि हमें आपने कोई कमी, 4 नए कपड़ों में वो डिग्निटी है जो 40 पुराने कपड़ों में नहीं मिलेगी। और आप ये सोचिएगा कि देश भर में जितने भी कैलामिटीज़ होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, मेरे बच्चे सबसे आगे खड़े होते हैं दान देने के लिए। जब कहीं पे क्या था, उत्तराखंड में
क्या बोलते हैं, बाढ़ आई, मेरे पूरे बच्चे बैग वैग पकड़ के खड़े थे। जिस दिन मैं पहुंची वहाँ पर, मैंने कहा क्या है ये बैग सब पकड़ के कि मैडम सब बच्चों का किताब पानी में बह गया होगा। तो हमने अपने अपने किताबों से हमने 2-2 किताब निकाल ली हैं और ये पूरा किताब बना है, क्या आप इसे उत्तराखंड भेज सकते हैं। केरला में जब फ्लड्स हुआ, मेरी 30 लड़कियाँ जो कारपेंट्री और वेल्डिंग करती हैं, जो ऐसे टेबल्स बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, उन्होंने कहा कि मैम हमें एक महीने की मोहलत दें प्लीज़, हम जाना चाहते हैं केरला और वहाँ जाके हम अपनी सेवा करना चाहते हैं। बाकायदा लड़कियाँ गई, 30 लड़कियाँ गई और उन्होंने 3000 घरों का पुनर्निर्माण किया। तो ये जो जेनरॉसिटी है वो डिग्निटी से आता है। जब आपको डिग्निटी मिलता है तो आप डिग्निटी से आप किसी अपनी चीज़ को देने में भी आपको एक मतलब आप भिखारी बना दोगे ना इंसान को, आप अंदर का जो वो इंसान है उसको मार दोगे तो फिर तो इंसानियत कहाँ ही जिंदा रहेगी। मैम इसमें एक सवाल है मेरा, क्योंकि बात तो किताब पे हो रही थी लेकिन इस किताब से ज़्यादा टिके रहें जिससे कि कोई लोग किताब तो पढ़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस किताब में है। मुझे एक जो जेन्युइन मेरा कंसर्न था इस पूरे इशू को लेकर के, जिस इशू पे ये पूरी किताब बेस्ड है, जिस पे ये पूरा प्रज्वला काम कर रही है, किताब मेरी जीवनी भी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, किताब जीवनी है, मेरी निराशाएं भी है, मेरे फेलियर्स भी हैं, आपके फेलियर्स, मेरा रोमांस भी है, सब कुछ है, ये पूरी किताब सब कुछ है। लेकिन जिस कॉज को लेकर के ये पूरी किताब शुरू होती है, जब आपका पूरा पहला चैप्टर है जिसमें आप उस जगह पे जाती हैं, कई दिनों तक इंतजार करती हैं उस रेड लाइट एरिया में, उससे इतर मेरा सवाल, और या चलिए उसी से शुरू कर लेते हैं, वो जो पूरा इंसिडेंट है, आप शुरुआत करती हैं इस पूरे प्रोसेस की, एक रेड लाइट एरिया में जाती हैं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन आप खड़ी रहती हैं, महीनों खड़ी रहती हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, जो भी सेक्स वर्कर हैं वो अपना काम करते हैं। आप सोचिए ना, आप मतलब आप इस तरह से सोचिए कि मैं 17 साल की हूँ, अभी मेरी हाइट जो है 4 फुट 6 इंच की है। अब एक 4 फुट 6 इंच की इंसान, और उस समय शायद मैं तो अभी 52 ईयर्स 42 मैं 52 की हूँ। 52 की सुनीता कृष्णन और 17 साल की सुनीता कृष्णन में बहुत फर्क है। 17 साल की सुनीता कृष्णन पतली सुकड़ी सी एक कैंडिडेट, तो एक सुकड़ी सी कैंडिडेट, छोटी सी कैंडिडेट आके खड़ी हो रही है, कौन क्या इम्पोर्टेंस देगा, ठीक है। मेरे मन में आग है, उसको क्या पता चलेगा, तो महीनों लगे ऐसे ही समझ, क्योंकि मेरे मन में मेरे अंदर आग थी, एक ड्राइव था कुछ करने का, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि क्या करने का है, मुझे करना है, क्या करना है मुझे ही नहीं पता, ये भी नहीं पता था। पर मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे समझना ज़रूरी है कि है क्या, हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है तो मुझे इन्हें समझना पड़ेगा, ये माहौल को समझना पड़ेगा, कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, यहाँ पे डायनामिक्स क्या चल रहा है। तो काफ़ी महीने बस खड़े खड़े देखते देखते ही चल गया। और अगर उन महिलाओं ने पहले दिन ही अगर मेरे से बोल लिया होता कि हाँ भाई करो, शायद मैं तो बिल्कुल अटक जाती थी, तैयार भी नहीं हो पाती वो, पता नहीं ना क्या तैयारी, मुझे तो करो क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो करना आइडिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पूरी भारी भरकम औरतें हैं, इनके साथ मैं क्या करूं, और एक महिला ही कह देती कि मुझे रेस्क्यू कर लोगे, आप क्या कर पाती? कुछ नहीं कर पाती थी, ना मेरी सोच थी ना मेरी समझ थी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरी जीवनी की बहुत बहुत बड़ा भाग है मेरे ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता। उसने मेरी जिंदगी के मोड़ को इस तरह से रोक दिया। आपने इस पे एक चैप्टर भी लिखा है कि जब आप भगवान को ही मार देना चाहती थी। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं और ये मेरी जीवनी से आपको कई तरह से, क्योंकि मुझे एक टाइम दिया, एक क्या बोलते हैं ना, एक आइस ब्रेकिंग टाइम, मतलब धीरे धीरे समझ आया माहौल क्या है। फिर करीबन 7-8 महीने गुजर चुके थे, फिर सडन से मेरे से रेस्क्यू कराया, ठीक है, और वो रेस्क्यू ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं उसी जो फर्स्ट रेस्क्यू था आपका, जिसका जिक्र इस किताब में है, फर्स्ट रेस्क्यू, आप महीनों के इंतज़ार के बाद आपको वो औरतें बुलाती हैं, फर्स्ट रेस्क्यू आपसे कराती हैं। आप फर्स्ट रेस्क्यू घर वालों से झूठ बोल के कि क्लास करने जा रही हैं, पहले जाके देखती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। आप जब उस बच्चे का रेस्क्यू करती हैं और उसको घर लेके जाती हैं तो पता चलता है कि इसके माँ बाप नहीं हैं, चाचा चाची हैं जिन्होंने इसको किसी तरीके से हटा दिया था ताकि उसकी ज़मीन पर कब्जा हो सके। ये पूरी कहानी इस किताब में। अब मैं इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये समझना चाहता हूँ,
अगर मान लीजिए, सवाल पूछिए ना। अगर मान लीजिए उस बच्ची के माँ बाप होते वहां पे, जिंदा होते, वो किस तरीके से एक्सेप्ट करते? या इस तरह के केसेस में जब आप रेस्क्यू करती हैं और आपको पता चल जाता है कि इस बच्ची के माँ बाप यहाँ हैं और ये सेक्स ट्रैफिकिंग में फंस के आ गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस के आ गई है, माँ बाप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कौन से सोशल कॉजेज होते हैं या सोशल जो पुलिसिंग होती है, मोरल पुलिसिंग होती है, जिसके जरिए आप उस माता पिता को, उस पूरी सोसाइटी को ये मनाने में कामयाब हो जाती हैं, गलती इसकी नहीं थी, ये फंस गई थी, ये इसको मैंने बचा लिया, अब आप इसको एक्सेप्ट करो। इस कहानी में तो माँ बाप नहीं थे। इस कहानी में हमको फ़ायदा ये था कि ये जो महिलाएं मेरे साथ चली थी, जो खुद वेश्यावृत्ति कर रही थी, इनकी अपार जेनरॉसिटी को मुझे देखने को मिला। उन्होंने वहाँ जो कहानी बनाई और एक जो माहौल क्रिएट किया कि ये वहाँ पे घरों पे काम करती हैं और मैं एक बड़ी मैडम हूँ और मैंने इस बच्ची को बचाया, उससे इस बच्ची का वापस जाना पॉसिबल हुआ। लेकिन मैं हज़ारों ऐसे केसेस देखती हूँ जो मैंने बचाए हैं, करीबन 28,900 हो गए हैं अभी। इस पे 600 तक आपका था। अभी तो 900 हो गया है पब्लिश होके, थोड़ा टाइम हो गया है। हज़ारों केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे माँ बाप वापस नहीं लेना चाहते। इनफैक्ट मैं भी एक केस से गुज़र रही हूँ जहाँ पे बच्ची 11 साल की उम्र में किसी के साथ भाग गई थी और उस बंदे ने उसको बेच दिया था और 16 साल की उम्र में हमने उसको रेस्क्यू किया। अभी बच्ची 19 साल की है, सेकेंड ईयर बैचलर इन सोशल वर्क कर रही है, HIV एड्स से पीड़ित है और अपने आखिरी सांसें गिन रही हैं और उसकी आखिरी इच्छा एक ही है कि अपने माँ बाप से माफ़ी मांग ले और उसके माँ बाप बिल्कुल भी उसके साथ वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। मैंने खुद उन्हें कॉल करके विनती की है, निवेदन किया है, मैं पैर पड़ने के लिए भी तैयार थी। मैं कहा पैसे दे दूंगी मैं आपको, आ जाइए यहाँ पे। एक ही बात कहा उन्होंने कि हमारी दूसरी बेटियाँ भी हैं, वो गई सो गई, हमने उसका पिंडदान कर दिया है, आप हमको वापस मत बुलाओ। ऐसे हज़ारों माँ बाप को मैंने देखा है जो इन बच्चों को वापस तक नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पुनरावास की जो पद्धति आपने पहले पूछी है, उसका एक बहुत बड़ा भाग है बच्चियों को तैयार करना फॉर रिजेक्शन। समाज आपको वापस अपनाए या ना अपनाए, आप अपने तरीके से, आप इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पर टिके रहो। ओके, आपका सर्टिफिकेशन समाज नहीं दे सकता है, आपका सर्टिफिकेशन खुद आप बस दे सकते हो। इसको तैयार करना भी हमारी पुनरावास का एक बहुत बड़ा ये है। सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। बहुत 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 कठोर और क्रूर है ये समाज, जो पूरे इस अपराध का जो भार है पूरे उस पीड़ित के ऊपर डाल दिया जाता है। ये एक ऐसा विषय है, इतना गंभीर विषय है कि इन्होंने एक उदाहरण दिया और मेरी आंखें सच में भर आई हैं। लेकिन ये कितना गंभीर विषय है और इस पर कितना अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, आपको कितना सोचने की ज़रूरत है, ये किताब उसका उदाहरण है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात जितनी होनी चाहिए थी उतनी बात हुई नहीं। लेकिन सुनीता कृष्णन ने वो मेहनत की, वो कोशिश की अपनी संस्था बना करके, और फिर अपनी पूरी लड़ाई, अपनी लड़ाई, उस संस्था की लड़ाई, उन बच्चों की लड़ाई की कहानियाँ इस किताब में रख करके, ताकि आप पढ़ें और अपनी एक समझ बनाएं जिसका नाम है आई एम व्हाट आई एम, सर्वाइवर, फाइटर, क्रूसेडर। इसको छापा है वेस्टलैंड ने, 284 पन्नों की किताब है, करीब करीब 700 रुपए के आसपास दाम रखा है आप लोगों ने। मैं कभी ना कभी इसे हिंदी में लिखूंगी, डिस्काउंट पे मिल जाएगी। और मेरी गुजारिश ये थी कि आप इसको हिंदी में लिखिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है ये जिसे हर आदमी को पढ़ना चाहिए, खास तौर से पुरुषों को पढ़ना चाहिए। जो मानसिकता पुरुषों की है, जो इस समाज की है, जिसमें पीड़ित को ही दोषी बना दिया जाता है, उसकी है। तो ये पूरी किताब उसी मानसिकता के खिलाफ है और उसी के खिलाफ ये पूरी की पूरी जंग है, ये पूरी की पूरी लड़ाई है जो सुनीता कृष्णन पहले भी लड़ती आ रही हैं, अब भी लड़ रही हैं और आगे भी अपने जैसी सैकड़ों लड़ाका ये तैयार कर रही हैं ताकि ये लड़ाई जारी रहे। शुक्रिया।
थैंक यू मैम।